बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये वीलॉग जिसमें हम सलीम साफ़ी साहब के एक कॉलम पर बात करने जा रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल तरीन वीलॉग्स में से एक वीलॉग है, इसलिए कि मुझे मेरे बड़ों ने ये सिखाया है, ये तरबियत दी है कि बड़ों से, सीनियर से सवाल करते हैं तो निहायत एहतराम के साथ और मुअद्दिब होकर सवाल करते हैं और बड़ों को जवाब नहीं दिया करते। तो चूंकि मुझे उनके कॉलम पर बात करनी है, सलीम साफ़ी साहब के साथ मैंने एक इदारे में काम कर रखा है, उनके साथ मैंने कई बार स्क्रीन शेयर की है, मैंने उनकी मेज़बानी की है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, और जब भी उनकी टीम को प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब को बतौर मेहमान मदऊ करने के लिए फ़ोन किया गया है तो उनकी टीम बहुत मोहब्बत से सलीम साफ़ी साहब तक पैगाम पहुंचाती है। साफ़ी साहब से ख़ुद भी बात होती है तो वो बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। इसलिए चूँकि मुझे उनके कॉलम पर बात करनी है और कहीं कोई गलती ना हो जाए तो इसलिए बहुत एहतराम और बहुत एहतियात के साथ बात करनी है। लेकिन बहरहाल चूँकि मेरे कुछ एतराज़ात हैं जो मुझे निहायत अदब से पेश करने हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इसलिए मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। सलीम साफ़ी साहब ने कॉलम लिखा है, कॉलम का उन्वान है अल्लाह की रहमतों ने हमसे मुँह क्यों मोड़ा। इस कॉलम में सलीम साफ़ी साहब ने मौजूदा हुकूमत पर, मौजूदा हुकूमत के तर्ज़ हुकूमत पर, तर्ज़ सियासत पर, हुक्मरान पर कुछ बातें की हैं, कड़ी तनकीद की है, और सलीम साफ़ी साहब ने लिखा है कि इस वक्त अल्लाह की रहमतों ने हमसे मुँह मोड़ा हुआ है। उसकी फिर उन्होंने वजूहात भी लिखी हैं। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि मईशत जो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में 5 या 6% पर थी, पहले भी गिरी है, लेकिन जिस तरह इस हुकूमत में गिरी है इसकी मिसाल नहीं मिलती। मईशत मनफी पर आ गई है और जितना बुरा अब हुआ है इतना बुरा पहले कभी नहीं हुआ। ये सलीम साफ़ी साहब ने जितने शोबाजात के बारे में लिखा है, हर शोबे में लिखा है कि पहले भी ऐसा होता था, बुरा होता था, लेकिन जितना बुरा अब हो रहा है इतना बुरा पहले कभी नहीं हुआ। मईशत के बाद वो लिखते हैं कि गालम गलोच सियासत में पहले भी होती थी, लेकिन अब जो है पहले भी गैर संजीदगी भी होती थी, लेकिन अब सियासत मुकम्मल तौर पर गालम गलोच बन चुकी है और सियासत सिवाय छिछोरपन के कुछ रह नहीं गई। फिर सलीम साफ़ी साहब उसके बाद जो है इस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के हवाले से और इस हुकूमत के इक़्तिदार चलाने के उमूर के हवाले से लिखते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट पहले भी होती थी, लेकिन अब हाल यह है कि अदालत मजबूर है और एहतसाब मुकम्मल तौर पर इंतकाम बनकर रह गया है। सलीम साफ़ी साहब ने लिखा है कि इस वक्त सहाफ़त भी बुरी तरह से मजबूर है। इसकी इन्होंने फिर तफसीलात भी हर शोबे में बयान की हैं। सलीम साफ़ी साहब आगे लिखते हैं कि पहले भी आफात आती थीं, लेकिन अब जिस तरह से आफात में हाल हुआ है बहुत ही बुरा है। कोरोना की वबा के हवाले से लिखा है उन्होंने, टिड्डी दल के हवाले से लिखा है, और लिखा है कि पहले भी हालात बुरे होते थे लेकिन अब तो खाना जंगी का ख़तरा और ख़दशा मौजूद है। इसके बाद सलीम साफ़ी साहब ने इन हालात की वजह क्या है, ये तो हालात हैं कि कितने बुरे हो चुके हैं, इनकी वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात की है। अब मुझे जो वजूहात लिखी हैं उन पर बात करने से पहले बतौर तालिब इल्म अपने सीनियर से, अपने उस्ताद से कुछ सवालात करने हैं, कुछ बातें उनके सामने रखनी हैं। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब ने जो बात की कि मईशत, तो उस पर अर्ज़ यह है कि गुज़श्ता हुकूमतों का भी लोगों ने, शहरियों ने अपने वोट से एहतसाब किया और उनको उनका नतीजा उनके हाथ में थमा दिया। इस हुकूमत के भी 5 बरस मुकम्मल होने पर लोग इस हुकूमत का नतीजा इसके हाथ में थमा देंगे। फिर अगर बात हो सियासत के गालम गलोच बन जाने की, तो मेरा सवाल यह है कि सलीम साफ़ी साहब क्यों भूल गए कि अभी चंद दिन पहले ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, ये किसी टियर बी, टियर सी के लीडर की, किसी MPA की, किसी काउंसलर की बात नहीं हो रही, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इस मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात के सदर हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में बात की, उनकी अहलिया के बारे में बहुत नाज़ेबा बात की और कहा कि इमरान ख़ान किसी जादूगरनी के ज़ेर असर हैं। अगर ये जो है वो गिरावट नहीं है तो फिर गिरावट और क्या होती है। जो राना सनाउल्लाह साहब ने पंजाब असम्बली के बाहर किया था और सलमान तासीर मरहूम के ख़ानदान की निजी महफिल की तस्वीर
निजी लम्हात की तस्वीर की जिनमें वो स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल में बुर्का पहन के तो नहीं उतरा जाता, वो तस्वीर सहाफ़ियों में बांटी थी। और फिर उसके बाद जिस तरह के उन्होंने सलमान तासीर साहब के बारे में कलमात कहे थे, जहर उगला था जो सलमान तासीर साहब के उस अंजाम की वजह बना था, तो ये अगर गिरावट नहीं है तो फिर और क्या है। राना सनाउल्लाह साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में कहा था कि इनका तिब्बी मुलाहिजा करवाया जाए, ये अगर गिरावट नहीं है तो फिर क्या है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नाजेबा तस्वीर लाहौर की फ़िज़ाओं पर, पंजाब की फ़िज़ाओं पर बरसाई गई थी, फेंकी गई थी हवाओं से। ये अगर गिरावट नहीं है तो फिर किसे गिरावट कहते हैं। तलाल चौधरी ने जो इशारे किए थे, स्टेज पर खड़े होकर नाजेबा जुमले कहे थे और एक अवामी जलसे में कहे थे, ये अगर गिरावट नहीं है तो फिर और क्या है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर मोहतरमा शिरीन मज़ारी साहिबा के बारे में बातें की थी, वो गिरावट नहीं है तो फिर और गिरावट कहते किसे हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात की सलीम साफ़ी साहब ने, तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात इस हुकूमत के हवाले से करते हुए उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ शरीफ के साहबजादे सियासत में किस तरह आए थे, इन्होंने किस तरह से जगह बनाई थी, ये किस तरह से मुमकिन हुआ था कि ये इस सियासत में आएँ और फिर उसके बाद जिस मनसब तक पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचे। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद क्या था, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, उनकी जमात को, ये किस तरह से तमाम चीज़ें की गई थी। ये अगर गिरावट नहीं है और ये अगर जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं है तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट और किस को कहते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ 2013 का इंतखाब जीतने के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के बहुत से करीबी लोगों को, काफ़ली के बहुत सारे लोगों को अपने गले से लगा चुके थे। ये अगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं है तो फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट और किस को कहते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ इससे पहले भी इंतकाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो एहतिसाबुर रहमान के ज़रिए जिस तरह का इंतकाम ले चुके हैं उससे अगर गिरावट नहीं कहते तो गिरावट किसे कहते हैं। हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिख चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी किताब में लिख चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पर जब चौधरी शुजात हुसैन साहब वज़ीर दाखिला थे, मुनशियात का मुकदमा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बनवा रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब तो टियर बी के लीडर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुनशियात का मुकदमा बनवा रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस चीज़ को रोका था। ये अगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं है तो फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट और किस चीज़ को कहते हैं। फिर सलीम साफ़ी साहब ने लिखा है कि सहाफ़त मजबूर है, जिस तरह की सहाफ़त इन हालात में हो रही है, जबर के तहत, लालच के तहत, धौंस धांधली के तहत, लेकिन सहाफ़त मजबूर है। तो सहाफ़त के हवाले से मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, अभी कुछ वक्त पहले की बात है, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में क्या हो रहा था। एक सहाफ़ी जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुशीर ख़ास थे, जो उनकी इससे पहले भी तकरीरें लिखते थे और अब उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर था। आरिफ निज़ामी साहब जो हैं वो अपने प्रोग्राम में 2018 में बता चुके थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे कहा था कि EOBI के चेयरमैन बन जाएं, क्या सहाफ़त करने में लगे हुए हैं आप, और EOBI के चेयरमैन बन जाएं, आपका ओहदा वज़ीर के बराबर होगा। और फिर हमें नहीं पता कि एक सहाफ़ी जो है वो पैमरा का चेयरमैन, एक सहाफ़ी PTV का चेयरमैन, क्या हमें नहीं खबर कि एक सहाफ़ी PCB का चेयरमैन, कोई सहाफ़ी जो है, कोई प्रोग्राम एंकर, वो कहीं किसी मुल्क में सफ़ीर बना दिया गया। क्या ये तमाम मिसालें हमारे सामने नहीं हैं? तो सहाफ़त क्या तब बड़ी आज़ाद थी, मजबूर नहीं थी, सहाफ़ियों को ख़रीदा नहीं जाता था? क्या एक सहाफ़ी जो हैं जो प्रोग्राम करते थे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी के साथ, वो आज़ाद कश्मीर में जाकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल होकर वज़ीर नहीं बन गए और अब वो मुस्लिम लीग नून का बाकायदा प्रोपेगेंडा नहीं चलाते? तो अगर सहाफ़त अब मजबूर आपको नज़र आ रही है तो क्या सहाफ़त आपको तब मजबूर नज़र नहीं आती थी? फिर इसके बाद जो है, मैं कम अज़ कम ख़ुद जानता हूँ कि लाहौर में बेस्ड 3 चैनल्स के हेड्स जब मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे, हुकूमत में मौजूद थे, तो मियाँ नवाज़ शरीफ के उनमें से कम एक जो है वो हमज़ा शहबाज़ के कहने पर चैनल्स के न्यूज़ चैनल्स के, निजी न्यूज़ चैनल्स के हेड्स बने हैं। 2 ब्यूरो चीफ्स को मैं जानता हूँ, एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट को मैं जानता हूँ, जिनकी ये तमाम तर नौकरियाँ इन साहिबान की मरहून मिन्नत हैं। इनके कहने पर उन चैनल मालिकान ने इनको ये ओहदे दिए हैं, वगरना इनमें से बाज़ की सलाहियतों पर ये इस ओहदे के लिए मौसू हैं भी या नहीं, बाकायदा शक किया जा सकता है, लेकिन ये लोग मौजूद हैं। फिर उसके बाद
عدالت کی بات کی کہ عدالت جو ہے اسے انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور عدالت جو ہے وہ بھی مجبور ہے، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یاد کر لیجئے۔ جسٹس قیوم صاحب سے میاں شہباز شریف صاحب کی جو فون کال ہے پورے ملک نے سن رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد جج ارشد ملک کس کے گھر جاتے تھے سرزمین مقدس پر مدینہ منورہ میں، وہ کس سے ملاقات کر کے بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک جج جو ہے وہ صدر، ایک جج گورنر، ایک اور جج گورنر، پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایک عہدیدار کو توسیع، پھر توسیع، پھر توسیع، پھر توسیع، ایک صحافی کو جو ہے عہدوں سے اس طرح سے نوازا گیا کہ جو لاہور کی پرائم لوکیشن ہے اس پر ایک بہت مہنگی جائیداد جو ہے وہ لیز پر کوڑیوں کے دام دے دی گئی۔ اگر یہ سب کچھ صحافت آزاد تھی تو پھر اب کی صحافت مجبور ہوگی، شاید آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جن ججز کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی اولادیں اب پارٹی عہدوں پر موجود ہیں۔ یہ جو ہے یہ ہے مینجمنٹ، یہ ہے پولیٹیکل مینجمنٹ، یہ ہے عدالت کے ذریعے مینجمنٹ۔ پھر آفات کی سلیم صافی صاحب نے بات کی کہ اس وقت کورونا بھی ہے، ٹڈی دل بھی ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، ڈینگی 2 بار آیا، ان کو ڈینگی برادران کہا گیا تھا۔ ڈینگی اچھا مینج ہو گیا، اس میں بیرون ملک سے ماہرین بھی آئے تھے، لیکن 2 بار ڈینگی آیا، تو کیا وہ ان کی وجہ سے آیا تھا؟ اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا تھا۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، میاں نواز شریف صاحب موجود تھے۔ قصور میں ویڈیو اسکینڈل ایک بار آیا، دوسری بار آیا، تو یہ جو چیزیں ہوئیں، کیا اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا تھا؟ اور کیا ان کا جو ہے ذمہ ہم ان حکمرانوں کو دیں؟ پھر اس کے بعد جس طرح سے بچے آکسیجن نہ ملنے پر پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں میاں شہباز شریف صاحب کے دنوں میں دم توڑتے رہے، عورتیں اسپتالوں کے دروازوں کے باہر، اسپتالوں کی راہداریوں میں بچوں کو جنم دیتی رہیں، یہ واقعات ہوتے رہے، تو کیا یہ اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑا تھا؟ میاں شہباز شریف کی مینجمنٹ بہت بہتر تھی، یہ کوئی ایسی چیز تھی؟ اس پر اگر ہم حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں تو ہم نے بات کر لی قصور کے بچوں کی، ہم نے بات کر لی ان ہاسپٹل مینجمنٹ کی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، تو سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ ان کی غلطی تھی، سانحہ ماڈل ٹاؤن ان کا جرم تھا، حاملہ خواتین کے چہروں پر گولیاں ماری گئی تھیں کلوز ڈسٹنس سے، یا پھر اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا؟ تو طالب علموں والی درخواست اور سوال آپ سے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا آپ نے جواب دے دیا کہ یہ اپنی جگہ اپنی اپنی ذات میں کیا ہیں اور انہیں ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ آپ نے ہماری ایک سینئر کے طور پہ رہنمائی فرما دی، اور یہ انتہائی برا دور ہے، تو وہ دور پھر انتہائی اچھا تھا، اور اس دور میں یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں انہیں ہم کس کھاتے میں، کس خانے میں ڈالیں، انہیں ہم کسی کی غفلت قرار دیں، کسی کی کوتاہی قرار دیں، یا انہیں ہم اللہ کی رحمت کا منہ موڑنا قرار دیں؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں چاہیے آپ سے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔